हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी सेकेंड की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है अर्थिंग। हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, चैप्टर का नाम अर्थिंग। इसमें सबसे पहले हेडिंग भी डाल लीजिएगा आप लोग, अर्थिंग। इस चैप्टर में आपका सबसे पहली हेडिंग जो है वो है क्या है, अर्थिंग। अब बात आती है कि अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग किस लिए किया जाता है। तो हम आपको एक बात साफ साफ कह देना चाहते हैं कि अर्थिंग जो की जाती है वह आपका किसी भी विद्युत उपकरण का ऐसा धातुई भाग जिससे हो करके मुख्य धारा न बहती हो, वैसे धातुई भागों की अर्थिंग की जाती है। कोई भी विद्युत उपकरण ले लीजिए, ऐसा कोई भी विद्युत उपकरण हो जिसके ऐसे भाग जो धातुई हों और उन धातुई भागों से हो करके मुख्य करंट न फ्लो करती हो, तो ऐसे सभी धातुई भागों की अर्थिंग की जाती है। जैसे प्रेस ले लीजिए, आप लोग प्रेस करते हैं, घर में आप लगातार प्रेस यूज करते आ रहे हैं कई सालों से। तो क्या प्रेस आपका जो होता है उसके बॉडी को, धातुई भाग को छूने पर आपको करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वह आपका ऐसा धातुई भाग है जिससे मुख्य करंट नहीं फ्लो कर रही है। अगर उससे मुख्य करंट फ्लो होती तो जरूर आपको झटका लगता। क्लियर हो गया कि ऐसा कौन सा धातुई भाग होता है जिससे मुख्य करंट फ्लो करती है। दूसरा, अगर आपको हम एग्जाम्पल दें तो सबसे सीधा सा एग्जाम्पल आप लोग यूज किए होंगे, मेन स्विच, जो मेन कटआउट होता है, जिसको हैंडल से क्या करते हैं, नीचे की ओर गिराते हैं और उसको फिर ऊपर की ओर उठाते हैं। तो ऐसे धातुई भाग को आप लोग देखे होंगे जिसको क्या करते हैं, हैंडल को हाथ से नीचे गिराते हैं और उस हैंडल को हाथ से ऊपर उठाते हैं। तो वो जो पूरा मेन स्विच भाग होता है, जो पूरा मेन स्विच का पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? धातु का बना होता है। क्या उस धातु को आपको छूने पे झटका लगता है? नहीं। तो ये क्या है? ऐसा धातुई भाग है जिससे होकर के मुख्य करंट आपका फ्लो नहीं होती है। जैसे पंखा है, पंखे की बॉडी है, पंखे की बॉडी को आप टच करते हैं तो क्या होता है? जब पंखे की बॉडी को आप टच करते हैं तो उस कंडीशन में आपको झटका बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्या लगता है? नहीं लगता। तो ये पंखा एक ऐसा धातुई भाग है जिससे होकर के मुख्य करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ऐसे सभी धातुई भाग जिनसे होकर के मुख्य करंट फ्लो न करे, तो ऐसे सभी धातुई भाग जिनसे होकर के मुख्य धारा फ्लो न करे, तो उन धातुई भागों को नगण्य प्रतिरोध वाले तार से, नगण्य प्रतिरोध वाले तार से भूमि के साथ संयोजित करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? अर्थिंग कहलाती है। जैसे ये आपका क्या है, जैसे ये आपका मेन स्विच है और इस मेन स्विच के साथ ये क्या लगा हुआ है? आपका हैंडल लगा हुआ है, जिसको आप क्या करते हैं? उठाते हैं। इस हैंडल को ऊपर उठाते हैं। तो कभी कभी आप इस बॉडी को भी टच करते हैं, इस बॉडी को टच करके इसका जो बंद भाग होता है, नॉब जो होता है, नॉब को खोल करके इसे हम खोलते हैं, तो ये पूरा धातुई भाग होता है। अगर इस धातुई भाग को आप छूते हैं तो क्या आपको अर्थिंग लगती है? क्या आपको झटका लगता है? नहीं लगता है। तो ऐसा धातुई भाग है जिससे होकर के मुख्य धारा बह नहीं रही है। तो ऐसे धातुई भागों का, ऐसे धातुई भागों का, तो ऐसे धातुई भागों को नगण्य प्रतिरोध वाले तार, यानी एक वायर लेंगे जिस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ऐसे वायर से क्या करेंगे भाई, इसको हम कनेक्ट करेंगे, इस धातु भाग को कनेक्ट करेंगे जिससे मुख्य धारा नहीं बह रही है, और इस दूसरे सिरे को किससे कनेक्ट करेंगे? अर्थ से कनेक्ट करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे।
तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? इस प्रक्रिया को बोलते हैं अर्थिंग। तो साफ साफ हम अर्थिंग की परिभाषा देते हैं। अर्थिंग की परिभाषा एक लाइन में सुन लीजिएगा जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ऐसे सभी धातुई भाग जिनसे होकर के मुख्य धारा नहीं बहती, उन सभी धातुई भागों को नगण्य प्रतिरोध वाले तार से भूमि के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया अर्थिंग कहलाती है। क्लियर हो गया भाई? तो इसकी परिभाषा लिखिएगा आप लोग। अर्थिंग की परिभाषा लिखिएगा भाई। किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा न वहन करने वाले, किसी विद्युत उपकरण के विद्युत धारा न वहन करने वाले ऐसे धातुई भाग तथा उदासीन तार को यानी न्यूट्रल वायर को भी, तथा उदासीन तार को नगण्य प्रतिरोध तार द्वारा, नगण्य रेजिस्टेंस वाले वायर द्वारा भूमि से संयोजित करने की प्रक्रिया अर्थिंग कहलाती है। हो गया भाई? पैराग्राफ चेंज करिएगा, उसके लिए लिखिएगा जिससे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जिससे किसी भी प्रकार धारा न वहन करने वाले धातुई पदार्थ में यदि कोई आवेश आ जाए तो उसे भूमि में विसर्जित कर देता है। हो गया भाई? ध्यान दीजिएगा, अगला वाला पॉइंट क्या कहा है जो हम लिखवाए हैं आपको, अर्थिंग कहते हैं कि बाद कह रहा है कि अगर ये धातुई भाग है और सपोज दैट ये हमने क्या किया, ये हमारा फ्यूज है जिसमें मेन स्विच या इसको मेन स्विच बोल रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे, फेज वायर लाएंगे, फेज वायर को ला करके इसमें जोड़ रहे हैं। आप जानते हैं जो हमारा फेज वायर है, अगर इस फेज वायर में एक से अधिक आपकी लड़ियां हो, लड़ियां जानते हैं ना, लड़ी किसे कहते हैं? पतले पतले जो तार के रेसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं आपका? लड़ी बोलते हैं आपका। तो अगर वह लड़ी आपका एक से अधिक है, सपोज दैट हमने इसको यहां से छीला, यानी इसको यहां से क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर से इंसुलेशन हटा दिया, अब ये पूरा का पूरा कंडक्टर निकल गया। अब इस कंडक्टर को हम इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर स्थापित कर रहे हैं फ्यूज के अंदर। तो फ्यूज के अंदर जब स्थापित कर रहे हैं तो इसका कुछ भाग जो है वो इसके अंदर चला गया और कुछ भाग जो है वो बॉडी से के साथ जुड़ गया, कुछ भाग इसके साथ अंदर चला गया फ्यूज के साथ, और कुछ भाग जो है वो क्या हुआ भाई, बॉडी से संपर्कित हो गया। तो जब सप्लाई आएगी तो ये धारा फ्यूज से भी होकर के जाएगी और ये धारा इस बॉडी में भी क्या होगी आपका, इस बॉडी में भी बहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे समय में इसको उठाएगा या उठाने की कोशिश करेगा तो क्या लग सकता है भाई, उसको झटका लग सकता है। क्यों झटका लग सकता है? क्योंकि उसका एक हाथ कहां है, इस फेज वायर पर, और उसका बॉडी कहां जुड़ा हुआ है, भूमि के संपर्क में है।
तो तुरंत यहां से अपना पथ बनाएगा। जैसे यहां कोई व्यक्ति आपका आएगा और इसको हाथ से आपका उठाने की कोशिश करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, जैसे ही यह आपका इसको उठाएगा, अब इसमें सप्लाई आ रही है। क्यों? क्योंकि जब इस कंडक्टर को इसके अंदर स्थापित किया गया तो इसका कुछ भाग जो है वो इसके अंदर स्थापित हुआ, कुछ भाग बॉडी के साथ जुड़ा, तो बॉडी में करंट आ रही है। तो जैसे इसको छुएगा तो इसके बॉडी में करंट आएगी। जब इसके बॉडी में करंट आएगी तो इसका दूसरा सिरा भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सप्लाई इसके साथ होकर के फ्लो करेगी और उस स्थिति में इसको क्या करेगा, झटका लगेगा। अब इसके बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है वह आपका ज्यादा होता है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? इस अर्थिंग वायर के कंपैरिजन में। तो जब अर्थिंग वायर के कंपैरिजन में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो अगर हम अर्थ किए होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, और इधर रेजिस्टेंस क्या है भाई, लो है। तो धारा हमेशा किस तरफ जाने का प्रयास करती है, हमेशा धारा जो जाती है वो लो पथ की तरफ जाती है। तो धारा आपके बॉडी से न होकर के फ्लो होकर के, बल्कि वो धारा कहां फ्लो होगी, वो धारा इधर फ्लो हो जाएगी आपका, जिससे आपको क्या होगा, कोई भी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये जो वायर होता है और ये जो ग्राउंड होता है, इनका टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल जो होता है वो बहुत ही निम्न होता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी करंट कहां चली जाएगी, आपका अर्थ में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोई भी आपका झटका नहीं लगेगा। क्लियर होगा भाई? अगली हेडिंग डालेगा, अर्थिंग के उद्देश्य। अगली हेडिंग है एम ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के उद्देश्य। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, शुरू में आपको समझाने में थोड़ा हम टाइम लगते हैं, क्योंकि शुरू के टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बाद के टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगते हैं। इसलिए हम शुरू के टॉपिकों में हमेशा ज्यादा समय लेते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। अर्थिंग का उद्देश्य, अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य तो ऑपरेटर की सुरक्षा है, जो हमने अभी आपको दिखाया। सबसे पहला क्या है? ऑपरेटर की सुरक्षा है। अगर कोई ऑपरेटर किसी भी चीज को ऑपरेट करने जा रहा है, जैसे कोई ऑपरेटर प्रेस करने जा रहा है, तो जब वो प्रेस करेगा तो सपोज दैट प्रेस में आपका करंट आ रही हो, सप्लाई आ रही हो, अगर उस कंडीशन में अगर वो प्रेस को छुएगा तो क्या होगा, उसको झटका लगेगा। तो प्रेस में आपका जो आपका प्लग होता है, उस प्लग में 3 पॉइंट होते हैं, आप लोग देखे होंगे। जो प्रेस होगा उस प्रेस में आप लोग देखे होंगे इस प्रेस में आपका क्या होता है भाई, इस प्रेस में आपका ये जो प्लग होता है, इस प्लग में 3 पॉइंट होते हैं। इस प्लग में टोटल 3 पॉइंट होते हैं। एक मोटा पॉइंट होता है, 2 आपके छोटे छोटे पॉइंट होते भाई। तो ये 3 पॉइंट किस लिए होते हैं? ये 3 पॉइंट इसलिए होते हैं, एक हमारा फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है और तीसरा अर्थ होता है। ये 3 पॉइंट होते हैं, एक फेज, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा अर्थ। ये वाला पॉइंट मोटा रखा जाता है और इसी का वायर आकर के क्या होता है, इसका वायर इस अर्थ के साथ कनेक्ट होता है, इस अर्थ के साथ कनेक्ट होता है। और ये वाला पिन कहां जाकर के लगता है? ये बड़ा वाला पिन जो जाकर के लगता है वो जो हमारा सॉकेट होता है, उस सॉकेट के बड़े वाले पिन में जाकर के लगता है। ये बड़ा वाला पिन जो होता है वो अर्थिंग का होता है और ये जो 2 छोटे छोटे पिन होते हैं वो किसके होते हैं भाई? तो ये होता है एक फेज का और एक क्या होता है, न्यूट्रल का। तो ये क्या करेंगे, इसको इसमें स्थापित करेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो मोटा रहता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो आप सबको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम ज्यादा रखते हैं ताकि इसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका कम होगा। दूसरा, इसकी लंबाई भी थोड़ी सी अधिक रखते हैं इसके और इसके कंपैरिजन में। इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी लंबाई अधिक रखते हैं, हल्की सी। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आपका सॉकेट को लगाया जाए तो इंटरलॉकिंग सॉकेट आता है। इंटरलॉकिंग सॉकेट में जब हम लगाते हैं पिन को यानी प्लग को, तो सबसे पहले बड़ा वाला पिन प्रवेश करता है।
जैसे ही बड़ा वाला पिन प्रवेश करता है वैसे ये इंटरलॉकिंग शटर जो होता है वो खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है वैसे क्या होता है, प्लग अंदर चला जाता है आपका। तो इसलिए ये पिन हल्का सा क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं अन्य के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया भाई, आगे चलिए। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑपरेटर की सुरक्षा। अगर इसमें आपका सप्लाई आ रही हो किसी भी कारणवश, चाहे यहां पर आपका कोई वायर कट करके बॉडी के साथ जुड़ गया हो या कोई फॉल्ट होकर के बॉडी के साथ जुड़ गया हो, अगर हम उस स्थिति में प्रेस को टच करते हैं तो क्या होगा, हमें झटका लगेगा। तो उस स्थिति में आपका ऑपरेटर को झटका न लगे, वह असामान्य मान की जो करंट है या अवांछनित करंट या अवांछनित सप्लाई जो है वह आपका भूमि में चली जाए, इसके लिए क्या होता है, अर्थिंग की व्यवस्था की गई होती है। तो ये अर्थिंग का क्या है, उद्देश्य है। तो पहली हेडिंग डालेगा, सभी लोग पहली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेटर की सुरक्षा। लिखेगा किसी मशीन के मेटेलिक पार्ट, किसी मशीन के मेटेलिक पार्ट में फेज कंडक्टर के किसी कारणवश जुड़ जाने पर, फेज कंडक्टर के किसी कारणवश जुड़ जाने पर या टच हो जाने पर, टच का मतलब आपकी किताब में छू जाने पर लिखा होता है, टच हो जाने पर अर्थिंग उस वोल्टेज को भूमि में विसर्जित कर देता है, अर्थिंग उस वोल्टेज को भूमि में विसर्जित कर देता है, ग्राउंड कर देता है, जिससे उस मशीन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। दूसरी हेडिंग डालेगा त्वरित से सुरक्षा, लाइटनिंग से बचाव, त्वरित से सुरक्षा। ओके भाई, त्वरित से सुरक्षा क्या होता है भाई, त्वरित से सुरक्षा। अगर कभी भी आपका लाइटनिंग गिरती है, तो उस कंडीशन में जो भी लगा हुआ इक्विपमेंट रहेगा, जैसे आपका सब स्टेशन पर क्या हुआ, लाइटनिंग गिरी यानी आकाशीय बिजली गिरी, तो जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो आपका उस ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लो करेगी या फिर उस इक्विपमेंट के अंदर फ्लो करेगी। तो जो इक्विपमेंट का इंसुलेशन है या जो वह इक्विपमेंट है उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था करते हैं कि अगर उच्च मान की सप्लाई किसी भी कारणवश आ जाए तो वह लाइटनिंग अरेस्टर क्या करे, उस सप्लाई को भूमि में विसर्जित कर दे, उस सप्लाई को क्या करे, भूमि में विसर्जित कर दे। तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, लाइटनिंग के माध्यम से किया जाता है। तो लाइटनिंग से सुरक्षा किसकी की जाती है, जो आपके सब स्टेशन में या फिर जो आपके विद्युत उपकरण लगे होते हैं बाहरी भागों में, जैसे बाहरी भागों में आपका ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है, या फिर आपका पैनल है, या फिर आपका सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ऐसे सभी आपके धातुई भाग जो हैं या ऐसे सभी जो इक्विपमेंट है, इन सभी इक्विपमेंटों की क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। और किससे,
लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से। और लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से जब हम अर्थिंग करते हैं तो उन इक्विपमेंटों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो लाइटनिंग से बचाव किसकी की जाती है? इक्विपमेंटों की जाती है। तो लिखिएगा, किसी चालक पर लाइटनिंग गिरने से, किसी चालक पर लाइटनिंग गिरने से, किसी चालक पर लाइटनिंग गिरने से उसकी वोल्टता अचानक कई गुना तक, उसकी वोल्टता अचानक कई गुना तक बढ़ जाती है, उसकी वोल्टता अचानक कई गुना तक बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई वोल्टता को, और इस बढ़ी हुई वोल्टता से सुरक्षा के लिए, इस बढ़ी हुई वोल्टता से सुरक्षा के लिए इस बढ़ी हुई वोल्टता से इक्विपमेंटों की सुरक्षा के लिए, लिखेगा सुरक्षा के लिए पहले लगा दीजिएगा, इक्विपमेंटों की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था की गई होती है। इक्विपमेंटों की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था की गई होती है। अगला है अर्थ लीकेज से जानकारी। अर्थ लीकेज से जानकारी कैसे पता चलेगा कि आपका अर्थ लीकेज है? किसी भी आपका इक्विपमेंट या उस सिस्टम में कैसे पता चलेगा आपका कि अर्थ लीकेज है? जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूज लगा है। अब क्या हुआ, ये जो हमारे सभी के सभी इक्विपमेंट लगे हैं, बल्ब, फैन, इस तरह से हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अगर सपोज दैट कोई एक आपका क्या हो, धातुई भाग भूमि के साथ संपर्कित हो जाए, जैसे सपोज दैट आपका ये हमारा सप्लाई आई है, फेज न्यूट्रल आया है, और इसी के साथ आपका अर्थ आया है, अर्थ। ये जो हमारा बल्ब है, बल्ब में अर्थिंग कहां दी जाती है? बल्ब में जो अर्थिंग दी जाती है वो उसके होल्डर में दी जाती है। होल्डर जो धातुई भाग होता है, होल्डर का जो धातुई भाग होता है, उस धातुई भाग को अर्थिंग से जोड़ा जाता है। पंखे में किसकी अर्थिंग की जाती है? पंखे में आपका जो पंखे की बॉडी होती है, उस बॉडी की अर्थिंग की जाती है। उसी तरह से मोटर में या जनरेटर में किसकी अर्थिंग की जाती है? तो मोटर या जनरेटर में उनके फ्रेम की अर्थिंग करते हैं, जो उनका बाहरी फ्रेम होता है, उस बाहरी फ्रेम की क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो ये सबकी बॉडी की क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। तो अगर सपोज दैट ये फेज वायर संपर्कित हो जाए किससे? आपका इसके साथ जुड़ जाए, ये फेज वायर जो है वो किसके साथ जुड़ जाए? अर्थ के साथ जुड़ जाए। तो जब फेज वायर अर्थ के साथ जुड़ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये सप्लाई कहां जाना शुरू कर देगी? अर्थ में जाना शुरू कर देगी, ग्राउंड की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है भाई? यहां पोटेंशियल 230 वोल्ट है। ये जब ग्राउंड में जाएगा तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं। तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या होगी भाई? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू कितना है? 230 माइनस 0, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, 230 माइनस 0 बर्टेक क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही निम्न होती है। मान लीजिए 1 ओम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 230 एम्पियर। यानी वह करंट फ्लो करेगा जितना वोल्टेज होगा उस वोल्टेज के समतुल्य करंट आपका फ्लो करेगा, जिसकी वजह से बहुत अधिक मान का करंट इस आपका फ्यूज वायर से फ्लो करेगा, जिससे फ्यूज वायर क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। जब उच्च मान की करंट फ्लो करेगी तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है? कहीं अर्थ लीकेज हुआ है। तो ये आपको पता करने का तरीका है। तो लिखिएगा इसमें अर्थ लीकेज से जानकारी में, फेज वायर के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर, फेज वायर के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर फेज वायर के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर
वह मेटेलिक पार्ट से ग्राउंड हो जाता है, वह मेटेलिक पार्ट से ग्राउंड हो जाता है, जिससे वह मेटेलिक पार्ट से ग्राउंड हो जाता है, जिससे बहुत ही उच्च मान की करंट ग्राउंड में फ्लो होती है, जिससे बहुत ही उच्च मान की करंट ग्राउंड में फ्लो होती है, जिससे बहुत ही उच्च मान की करंट ग्राउंड में फ्लो होती है। और इस स्थिति में यह करंट फ्यूज से होकर फ्लो होती है, और इस स्थिति में यह करंट फ्यूज से होकर फ्लो होती है, जिससे परिपथ में लगा फ्यूज नष्ट हो जाता है, और इस तरह से अर्थ लीकेज का पता चलता है। ओके भाई, अगली हेडिंग डालेगा आप सभी लोग। अगली हेडिंग है नीड ऑफ अर्थिंग की आवश्यकता। हेडिंग है नीड ऑफ अर्थिंग की आवश्यकता। हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, अर्थिंग की क्या आवश्यकता है।